हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-262 डिलीवरी सक्सेसफुल। अद्विका ने एक्सपेरिमेंट चैम्बर और वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारकर खुद एक पीड़िता बनकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। किसी को भी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि उसने ही ये सब किया था। पिछले कई दिनों से शहर में आए दिन हो रही हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान थी, पर शहर की जनता जिसे आज तक न्याय नहीं मिला था वो आज बहुत खुश थी। ऊपर से आज जो अद्विका ने नीतू को जवाब दिया था उससे नीतू को खुद के पुलिस होने पर शर्म आ रही थी। इधर नंदन सेठी के ऑफिस पर विराज खुद उसकी सुरक्षा के लिए रुका था। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर उस माले पर पहुंच जाता है। उस डिलीवरी बॉय को विराज बड़े ही शक की निगाहों से घूर रहा था। उस डिलीवरी बॉय ने बिना डरे विराज के सामने जाकर कहा, क्या आप नंदन सेठी है? ये सुनकर विराज की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम विराज अग्निहोत्री है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम्हें जिससे मिलना है वो अंदर ऑफिस में है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे खाने को चेक करना चाहूंगा। ये सुनकर वह डिलीवरी बॉय तपाक से बोला, हाँ जरूर सर, आपके डिपार्टमेंट के लोग हर दिन मुझे रास्ते में रोककर मुझसे खाना छीन कर खाते हैं। आपको भी मैं ऐसे ही दे देता हूँ, लीजिए। इतना कहकर उस डिलीवरी बॉय ने खाने का थैला विराज के सामने खोल दिया। विराज को उस लड़के का ताना अच्छे से समझ आया और उसने सिर्फ खाने को खोलकर देखा और उसे अंदर जाने के लिए कहा। वह डिलीवरी बॉय खाना लेकर नंदन सेठी के केबिन में चला गया। नंदन सेठी ने जब डिलीवरी बॉय को अपने सामने देखा तो उसने उससे खाना ले लिया और खाने के पैसे देकर उसने उस डिलीवरी बॉय को वहां से भेज दिया। वह डिलीवरी बॉय भी चुपचाप खाना देकर वहां से निकल गया था। विराज ने फिर भी चेक करने के लिए अंदर जाकर एक बार नंदन से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर नंदन ने भी ऊंची आवाज में कहा, नो प्रॉब्लम। नंदन खाना खाते हुए अपने मोबाइल पर ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट चैम्बर के अंदर हो रही सारी गतिविधियों को देख रहा था। वहीं अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए जब उसने अचानक हवा से एक लाल ड्रेस पहनी लड़की को अंदर प्रकट होते हुए देखा। और फिर उसकी नजर अद्विका के ऊपर पड़ी जिसने खुद को उन रस्सियों से आजाद किया था। धीरे धीरे उसने सारी घटना को ध्यान से देखा, पर उसकी आंखें उस वक्त चमक उठी जब जितेश का कटा हुआ सिर वापस जुड़ गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगले ही पल जब जितेश के सीने को चीरते हुए उस लड़की ने उसका अंत कर दिया, उसकी खुशी निराशा में बदल गई। उसके बाद जो तबाही का मंजर अपने मोबाइल में देखा उसे देखकर नंदन को उल्टी होने लगी। उसने वही बैठे बैठे उस टेबल पर ही उल्टी कर दी और उसके हाथ की खाने की प्लेट नीचे गिर गई। अंदर से आवाज सुनकर विराज तेजी से अंदर आ गया और जब उसने देखा कि नंदन टेबल के ऊपर ही उल्टियां कर रहा है तो विराज तुरंत उसके पास गया, पर तभी विराज की नजर फोन पर चल रहे वीडियो पर गई और उसने तुरंत उन दोनों को पहचान लिया। विराज ने फिर जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये घटना किसी तरह के लैब के अंदर हो रही है और वहां कई सारे बेहोश बच्चे भी हैं, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि नंदन अपने मोबाइल पर उस सीसीटीवी का एक्सेस लेकर ये सब देख रहा है। विराज ने तुरंत मोबाइल को हिरासत में ले लिया और अपनी बंदूक को नंदन के सिर के ऊपर रखा और बोला, जल्द से जल्द अब इस लैब के बारे में बताना शुरू करो, वरना किसी और के तुम्हें मारने से पहले मैं ही मार दूंगा। नंदन ने ये सुना तो वो तुरंत होश में आ गया और बोला, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे ऐसे ही देख रहा था। ओके, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और तुम ये मत भूलो कि तुम मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने आए हो, ना कि मेरा इन्वेस्टिगेशन। तो अपनी औकात में रहो ऑफिसर। ये सुनकर विराज ने अपनी बंदूक पीछे ली और उसके मोबाइल को लेकर वहां से बाहर आ गया। नंदन पीछे चिल्लाते रहा, पर विराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने उस वीडियो को डीजीपी को भेज दिया। इधर नंदन के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे क्या करे और क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब उसने पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसके पीछे वही डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने इसे अंदर आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था और इस वक्त 23वें माले पर था, तो ये डिलीवरी बॉय अंदर कैसे आया? पर तभी उस डिलीवरी बॉय ने नंदन के सीने में एक बड़ा सिरिंज घुसेड़ दिया। ये एक 100 ml का सिरिंज था। इसके अंदर एक नीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। उस डिलीवरी बॉय ने नंदन को देखकर कहा, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा।
इस सिरिंज के अंदर 14 तरह के सांपों का जहर है और मैंने सुना है कि इसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद वह आदमी दुनिया का सबसे जहरीला इंसान बन जाता है और उसके ऊपर किसी और जहर का असर बिल्कुल नहीं होता। चलो आज हम इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इतना कहकर उस डिलीवरी बॉय ने सिरिंज को नंदन के दिल में उतार दिया। कुछ ही देर में नंदन के शरीर का रंग और रूप बदलने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ सेकंड्स में नंदन की सांसें बंद हो गई। इधर बुरा अभी भी फोन पर सारा नजारा देख रहा था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो अद्विका ने उस चैम्बर को आग और बिजली के हमले से तबाह कर दिया और कैमरे का कनेक्शन भी कट हो गया। विराज ने उसके बाद वापस केबी के अंदर जाकर एक बार नंदन पर नजर डाली तो पाया कि नंदन का पूरा शरीर 7 रंगों में चमक रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसे देखकर विराज ने तुरंत वायरलेस पर सभी ऑफिसर्स को वहां आने के लिए कह दिया और खुद नंदन के बॉडी के पास पहुंचकर उसे जांचने लगा। तभी उसे एक चिट्ठी और एक पेनड्राइव मिली जिसके ऊपर लिखा था डिलीवरी सक्सेसफुल। विराज ने उस पेनड्राइव को देखा और उसकी आंखें चमक गई और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छा गई। कुछ देर बाद विराज ने बाहर आए हुए लोगों को देखा और बोला, नंदन सेठी नहीं रहे और ये बात भी सामने आई है कि उनका संबंध शहर में हो रहे बच्चों की मौतों और एक इलीगल एक्सपेरिमेंट से भी है। इतना कहकर विराज ने सभी पुलिस वालों को साथ लिया और वहां से निकल गया। इधर डीजीपी ने तुरंत सेठी हॉस्पिटल और सालार परिवार के बाकी लोगों को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए थे, पर उनकी आंखें तब फैल गई जब उन्होंने सेठी के हॉस्पिटल के अंदर का नजारा देखा। इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को भी बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। पूरा का पूरा सेठी परिवार इस बात से गहरे सदमे में चला गया था। विराज ने अपना काम पूरा किया और मुंबई पहुंच गया। उसने वो पेनड्राइव डीजीपी को दे दिया जिसके अंदर मंत्री, एमएलए, उसके बेटे और सेठी परिवार के लोगों के काले कारनामों को जानकारी थी। साथ ही दूसरे एक स्पेशल फोल्डर के अंदर उन पुलिस वालों की लिस्ट थी जिन्होंने शहर के अंदर इस जुर्म को पनपने दिया था। डीजीपी ने इस लिस्ट की प्रिंटआउट निकाली और तुरंत नीतू चंद्रा के पास भेज दिया। जब नीतू ने वो लिस्ट देखी उसका दिमाग और भी ज्यादा घूम गया था क्योंकि इस लिस्ट के अंदर इन ऑफिसर्स और उनके गुनाहों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था। ऊपर से उसके मोबाइल पर एक सेपरेट अटैचमेंट फाइल आई थी जिसके अंदर इनके खिलाफ पूरे और पक्के सबूत भी थे। ये लिस्ट लगभग वहां मौजूद सारी पुलिस फोर्स को कवर कर रही थी। अब नीतू के भी हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी उसका फोन बजा और डीजीपी ने दूसरी तरफ से कहा, मिस नीतू चंद्रा, मैं आपको 10 दिनों की मोहलत देता हूं। आपको इन सभी दोषियों को अपनी ड्यूटी ठीक से ना निभाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद आप अपनी ट्रांसफर लेने के लिए यहां आ जाना। डीजीपी की कड़ी वार्निंग सुनकर नीतू भी सहम गई। उसे अभी भी शहर में हो रही हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मिला था, पर अब उसे इन दोषी पुलिस वालों को सबक सिखाने का अलग से ऑर्डर मिला था। वहीं दूसरी तरफ अद्विका, जिसने बच्चों को बचाया था, वो लोगों के लिए एक हीरो बन गई थी। लोगों ने इसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उसके बहादुर की बहुत सारी सराहना की। जब शाम को अद्विका घर पर पहुंची तो उसने देखा कि घर एकदम खाली था और सिर्फ शौर्य कैच में खाना बना रहा था। अद्विका चुपके से उसके पीछे गई और उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, पतिदेव, आपको कैसा लग रहा है इस इतने बड़े नेक्सस को खत्म करके? ये सुनकर शौर्य पलट गया और अद्विका की नाक को छूते हुए प्यार से बोला, मेरी जान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस शहर में एक और समस्या है जिसे हमने अभी तक खत्म नहीं किया। ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये लड़कियों से संबंधित है। ये सुनकर अद्विका के एक्सप्रेशन सख्त हुए और बोली, लगता है मुझे कोई और नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस बार सिर्फ मुझे मेरी अर्धांगिनी बनकर साथ दो। इस काम के लिए तुम्हारा रोल बाद में होगा, पर इस बार तुम और रक्त सम्राज्ञी बहुत खुश हो जाओगी। ये सुनकर अद्विका किसी छोटी बच्ची की तरह शौर्य के गोद में सिमट गई। शौर्य ने जब अद्विका को उसकी बाहों में महसूस किया तो उसके हाथ दगा दे जाती और उन्होंने धीरे धीरे अद्विका के शरीर पर घूमना शुरू कर दिया। अद्विका भी शौर्य के इरादों को भांप गई और बोली, लगता है आपको हमारे 5वें बच्चे की तैयारी करनी है। ये सुनकर शौर्य बोला, तुमने एकदम सही पकड़ा है, मैं भी अब यही सोच रहा था। ऐसा कहकर शेर ने अद्विका को अपनी गोद में उठा किया और बेडरूम के अंदर ले गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में शोर मचाना चालू कर दिया। होस्ट, ये देखो, तुम्हारे पुण्य का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया।
उसने अपने सामने लगे पाप और पुण्य के पैनल को देख लिया था। पाप का स्तंभ 0 पर था तो पुण्य का स्तंभ जो पहले 20% के आसपास था वो अब 35% को पार कर गया था। शौर्य इसे देखकर बहुत खुश हो गया, पर तभी सिस्टम बोली, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये ग्राफ 40 से ऊपर जाना चाहिए था, पर ये 35 पर ही रुक गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनते ही शौर्य के दिमाग की बत्ती जली और वो बोला, सिस्टम, मैंने तुम्हें ब्रह्मदेव की दी हुई गोली देना भूल गया था। 1 मिनट, तुम इसे खा लो। मुझे लगता है इसकी वजह तुम्हें कोई नई शक्तियां मिल सकती है। ये सुनकर सिस्टम इंसानी रूप में उसके शरीर से बाहर आए और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, जल्दी दो, मुझे ऐसे कम ज्ञान होने से बहुत बुरा लगता है। मैं तुरंत खुद के ज्ञान को बढ़ाना चाहूंगी। ये सुनकर शौर्य ने वो गोली रिंग से बाहर निकाली और सिस्टम के हाथ में दे दी। सिस्टम ने भी उसे पकड़ा और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल सिस्टम का शरीर वहां से गायब हो गया और सामने की स्क्रीन पर लिख कर आया, इंस्टॉलिंग न्यू अपडेट्स। टाइम रिमेनिंग फॉर न्यू अपग्रेड 23 घंटे 59 मिनट 45 सेकंड। ये देखकर शौर्य को तुरंत मालूम हो गया कि ये सिस्टम इस बार अगले 24 घंटों के लिए अपग्रेड मोड पर चली गई है। कुछ देर बाद अद्विका और शौर्य दोनों भी तैयार हो गए। आज अद्विका के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो शौर्य ने उससे एक जगह पर जाकर थोड़ी छानबीन करने के लिए बोला। इस शहर में डांस क्लब्स और पब्स पर पाबंदी लगाई गई थी, पर आज भी यहाँ कुछ पब्स और क्लब्स चोरी चोरी चल रहे थे और इन धंधों के पीछे कुछ लोकल लोगों का हाथ था। इनका भी अपना एक नेक्सस था और इस बार ये नेक्सस शौर्य की नजरों में बैठ गया था। आज शौर्य तैयार होकर अपने कॉलेज की ओर निकल गया। कॉलेज के अंदर आते ही उसकी मोटी मूंछों और ट्रिम दाढ़ी की वजह से उसे गेट पर ही कुछ गुंडों की तरह दिखने वाले लड़कों ने रोक दिया और बोले, ओ अंकल, किधर चले? पहले हमसे अपना परिचय भी करवा लीजिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सहमते हुए उनके पास आ गया और बोला, सर मुझे जाने दीजिए, ये मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मेरा ट्रांसफर यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे फिर कभी निपटूंगा, मतलब मिलूंगा। ये सुनकर एक लड़का गुस्से से बोला, क्या बोला तुमने? तू हमसे निपटेगा? अंकल तेरी मूंछों की कसम, अगर हमने चाहा कि तू आज यहीं पर दिन भर रहेगा तो कोई भी आकर तुम्हारी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो सोच कि अभी भी हमसे पहले हमारे सवालों के जवाब देने हैं या हमेशा के लिए घर पर बैठना है। ये सुनकर शौर्य और भी ज्यादा डरते हुए बोला, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शौर्य ने बड़ी ही मासूमियत के साथ ये कहा। तभी कॉलेज के गेट से एक लड़की अंदर आई। उसका सिर झुका हुआ था और वो किसी को भी बिना दिखे चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी उन लड़कों की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी और एक टपोरी लड़का उसके सामने गया और उसे रोकते हुए बोला, अरे रोहिणी भाभी जी प्रणाम, आज आप हमारे भाई से बिना मिले ऐसे कैसे जा रही है? अभी हमारे भाई ने आपके साथ सुहागरात भी नहीं मनाई है। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा एडजस्ट किया और गुस्से से बोली, जरा तमीज से बात करो हमसे, वरना हम तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर देंगे। और हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि शहर में शुरू भैरो आए हुए हैं और तुम जैसे गुंडों को सीधा यमराज के पास पहुंचा भी रहे हैं, तो जरा सोच लो और संभल जाओ। ये सुनकर उस लड़के ने तिरछी मुस्कान दी और बोला, वो गंजा हमें सबक सिखाएगा? अरे कल ही तो हमने उसे भी तो रोका था, बेचारा बच्चे की तरह रो रहा था हमारे भाई के आगे। अब चुपचाप हमारे साथ चलो और भाई से गुस्ताखी की माफी मांगो। उस लड़की ने 2 कदम पीछे लिए, मगर वो लड़का कहाँ उसे जाने देने के मूड में था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में उस लड़की का दुपट्टा आ गया। उसने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से वो लड़की तेजी से उसकी तरफ लपक गई। पर जैसे ही वह लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने वाला था, उसी वक्त अचानक कहीं से एक कंकड़ आकर उसके सिर के आर पार हो गया और वो लड़का वहीं अपनी जान गंवा कर गिर गया। अब ये क्या हुआ उस लड़के के साथ? क्या इसके पीछे शौर्य का हाथ था? क्या शौर्य कॉलेज में फैली इस अराजकता को साफ कर पाएगा? क्या कॉलेज प्रशासन शौर्य के साथ खड़ा होगा? क्या इन कॉलेज के गुंडों के भी कोई बड़े गॉडफादर पर्दे के पीछे छिपकर ये सब करवा रहे हैं?